नमस्कार बच्चों। बच्चों, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने वर्ण तथा वर्ण से संबंधित चैप्टर संधि पढ़ा था। तो चाहे कोई भी भाषा हो, भाषा के चाहे हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, कोई भी भाषा है, भाषा के निर्माण में 3 अंग होते हैं: वर्ण, शब्द और वाक्य। वाक्य जो होते हैं वो शब्दों के मेल से बनते हैं, शब्दों का सार्थक व्यवस्थित मेल जो हो, और शब्द जो होते हैं वो वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं, वर्णों के योग से बनते हैं। तो भाषा का निर्माण जो है वो 3 बातों पर निर्भर करता है: वर्ण, शब्द और वाक्य। तो कोई भी शब्द हो या वाक्य हो, उनका सार्थक हो। शब्दों का जो वर्णों से बनते हैं शब्द वो सार्थक होने चाहिए, निरर्थक नहीं, सार्थक होने चाहिए। शब्दों का समूह जो है वो सार्थक हो। तो आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार, ठीक है ना। तो सबसे पहले वर्ण विचार के बारे में एक बार बता देती हूँ। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। वर्ण क्या होता है? जिसके टुकड़े करने पर उनके टुकड़े नहीं होते। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। अब है शब्द। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण है, लेकिन अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। अर्थ के आधार पर क्यों? वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता, अकेले वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता कि शब्द का अर्थ होता है। जैसे वर्ण का मैंने का बोला, का क्या अर्थ है नहीं समझेंगे। अगर मैंने बोल दिया कमल, तो हमारे दिमाग में अपने आप ही बात आ जाएगी, कमल एक फूल के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने बोल दिया शेर, तो अपने आप ही हमारे दिमाग में या आंखों के सामने उसकी पिक्चर आ जाती है, शेर कोई जानवर के बारे में, जंगली जानवर के बारे में बात कर रहे हैं। तो अर्थ के आधार पर भाषा की 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर कौन कौन से? शब्द और वाक्य, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो शब्द होती है। समझ में आया? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ठीक, समझ गए? अब देखिए इस पैराग्राफ में, जैसे बेटा, माँ, पढ़ाई, परीक्षा, व्याकरण आदि ये क्या है? शब्द है। इनका कोई ना कोई अर्थ है। प्रत्येक शब्द वर्णों के मेल से बना है। वर्णों में स्वर और व्यंजन दोनों ही शामिल होते हैं। यदि इन शब्दों में वर्णों का स्थान परिवर्तन कर दिया जाए तो वो शब्द नहीं रहेगा, कि उसका सार्थक अर्थ ही नहीं होगा। जैसे बेटा है, तो इसका परिवर्तित कर दिया जाए तो टाबे बोल दे तो क्या अर्थ है? कुछ नहीं होगा। ऐसे मैंने का नेमे बोल दे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द जो हो उनका कोई ना कोई अर्थ हो। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनने वाला शब्द जो है शब्द कहलाता है। 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल शब्द कहलाता है। ओके, अब आगे देखिए। इस आधार पर शब्द के 2 भेद किए गए हैं: सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सबसे पहले सार्थक शब्द। सार्थक शब्द का अर्थ सहित, स प्लस अर्थ। कोई भी मूल शब्द के आगे सा लग जाए तो उसका मतलब होता है सहित। तो इसका सार्थक का मतलब है अर्थ सहित। ओके, जैसे घर, नमक, अजगर, गुलाब, अध्यापक, हम ये शब्द बोलते हैं तो हमारे दिमाग में उनकी पिक्चर आ जाती है, मतलब इनका कोई अर्थ है। ठीक है। अब निरर्थक शब्द होते हैं। निरर्थक शब्द का अर्थ रहित। निर, कोई भी मूल शब्द के आगे निर लग जाए तो उसका मतलब होता है बिना। ठीक है। तो अर्थ रहित यानी जिस शब्द का कोई अर्थ न निकले, जो अर्थहीन हो। तो कई बार भाषा के प्रभाव के लिए, भाषा में गति लाने के लिए हम सार्थक शब्द के साथ निरर्थक शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं। जैसे पानी, वाणी। अगर पानी बोले अर्थ है, और वाणी हम भाषा में गति लाने के लिए बोलते हैं। अगर अकेला हम वाणी बोलेंगे इसका कोई अर्थ नहीं है।
ठीक है। भाषा में गति लाने के लिए निरर्थक शब्दों का कई बार हम प्रयोग करते हैं। चाय वाय, रोटी शोटी बोलते हैं ना, तो सार्थक के साथ ही निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है भाषा में गति लाने के लिए। अब आगे देखिए, अब ये तो समझ में आ गया कि शब्द क्या होता है, लेकिन आगे क्या है कि शब्दों के अंतर्गत क्या क्या आता है, यानी शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शब्द भेद, शब्दों के भेद। शब्द भेद विभिन्न आधार पर किए जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा व्याकरण या प्रयोग के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। ये शब्दों के भेद किए गए हैं। तो शब्दों का पहला भेद उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर मतलब ये शब्द, हिंदी वाले जो शब्द है, अब हिंदी भाषा का ही पढ़ रहे हैं हम, तो हिंदी भाषा के शब्द हैं वो कहाँ से आए, तो स्रोत क्या है, कहाँ से आया, कहाँ उत्पत्ति हुई थी जो हिंदी भाषा में शब्द है। सारे हिंदी के शब्द नहीं है, ये अलग अलग भाषाओं से आए हुए हैं। तो हिंदी भाषा का शब्दकोश बहुत समृद्ध है, बहुत बड़ा है। संस्कृत को हिंदी भाषा की जननी कहा जाता है। हिंदी भाषा की जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत। जननी मतलब माँ। हिंदी का जन्म जो है संस्कृत भाषा से हुआ है। तो इसी के आधार पर देखो, ऊपर देखिए, सबसे पहले संस्कृत भाषा आई, उसके बाद वैदिक संस्कृति आई, फिर लौकिक संस्कृति आई, फिर पाली संस्कृति आई, प्राकृत संस्कृति आई, अपभ्रंश संस्कृति आई, फिर उसके बाद हिंदी। वैसे तो देखा जाए तो हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई? अपभ्रंश से। लेकिन आज भी संस्कृत के बहुत से शब्द जो है डायरेक्ट हिंदी में आए हुए हैं। तो इसीलिए ये सारी भाषाओं की जननी जो है कौन है? संस्कृत। ठीक है, तो इसके अलावा हिंदी में अरबी, फारसी, यूरोपियन भाषाएं जैसे डच, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि भाषा का भी हिंदी पर प्रभाव पड़ा है। क्यों पड़ा है, कैसे पड़ा है? क्योंकि भारत में समय समय पर विदेशी आते रहे, विदेशियों ने शासन किया, व्यापार करने आए, तो वो अपनी भाषा यहाँ लाए, तो कुछ भाषाओं को हम हिंदी में लेने लग गए, उनका प्रभाव हिंदी पर पड़ा। तो ये भाषाएं भी जो है विदेशी भाषाएं हैं, उनका भी हिंदी पर प्रभाव पड़ा और उसको आज भी हम बोलते हैं। जैसे हम कॉपी बोलते हैं, कॉपी ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, कॉपी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, इस प्रकार उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी भाषा में 4 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। अब तो 5वीं पांचवा क्या है, संकर जोड़ दिया, 5 प्रकार होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, देशज शब्द और संकर शब्द। तो सबसे पहले हम तत्सम शब्द पढ़ेंगे। तत्सम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। तत् मतलब उसके और सम मतलब समान, अर्थात उसके समान। किसके समान? संस्कृत भाषा के समान। हमारी मूल भाषा तो क्या है? संस्कृत है। हमारी मूल भाषा जो है वो संस्कृत है। तो मूल भाषा के वे शब्द जो बिना परिवर्तन किए हिंदी में आए हों उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जी, या इसमें देख लीजिए परिभाषा, जिन शब्दों का प्रयोग संस्कृत के समान ही हिंदी में किया जाता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। या फिर इसकी परिभाषा आप ये बोल सकते हो, मूल भाषा के शब्द जो बिना परिवर्तन किए हिंदी में आए हों तत्सम शब्द कहलाते हैं। आगे तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जैसे जल, ये क्या है? जल शब्द और पवन शब्द जो है ये संस्कृत भाषा के ही शब्द है। हिंदी भाषा को पानी बोलेंगे, लेकिन ये संस्कृत के जल, पवन, इनको ज्यों के त्यों हिंदी में बिना परिवर्तन किए प्रयोग में आते हैं। तो ये कौन से शब्द कहलाए? तत्सम शब्द। अब अगला है तद्भव शब्द। ये भी 2 शब्दों के मेल से बना है। तत् उससे और भाव उत्पन्न होने वाला, अर्थात उससे उत्पन्न होने वाला। किससे उत्पन्न होने वाला? संस्कृत से उत्पन्न होने वाला। जिन शब्दों का निर्माण संस्कृत से बदलकर होता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो तद्भव शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो हिंदी तक आते आते उनका रूप परिवर्तित हो जाता है वो तद्भव शब्द कहलाते हैं।
जैसे दुग्ध, दुग्ध क्या है? संस्कृत शब्द है, लेकिन हम इसको दूध बोलते हैं, तो दूध क्या है? तद्भव शब्द है। ऐसे रात्रि, रात्रि तत्सम शब्द है, लेकिन रात जो है, रात्रि से क्या बना? रात, तो रात जो है वो क्या है? तद्भव शब्द है, ठीक है ना। तो जो शब्द, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द हिंदी तक आते आते, संस्कृत शब्द, भाषा के शब्द जो हिंदी तक आते आते रूप परिवर्तित हो गया उन शब्दों का, तो वो तद्भव शब्द कहलाते, ठीक है। तो आगे दोनों में अंतर समझ में। अब आगे देखिए तत्सम और तद्भव शब्दों की सूची, इसमें देखते हैं हम। देखिए इसको अलग अलग बताया हुआ है। प्रकृति से संबंधित, जैसे रात्रि का रात, संध्या सांझ, सांझ तद्भव हो गया, सूर्य सूरज, अंधकार अंधेरा, उज्जवल उजाला, क्षेत्र खेत। ध्यान से देखिए इनको, फिर आगे और भी मैं कुछ बताऊंगी इसके बारे में। चंद्र चांद, पाषाण पाहन या पत्थर, वारिद बादल। तो ये सारे तद्भव शब्द हैं, यानी रूप परिवर्तित होकर के आया। संस्कृत के तो है, लेकिन इनके रूप में परिवर्तन हो गया है। और ये सारे डायरेक्ट संस्कृत भाषा से ही शब्द आया, जो हिंदी में आप प्रयोग करते हैं, वो तत्सम शब्द है। आगे है पशु पक्षियों से संबंधित, जैसे काक कौवा, कोकिल कोयल, गौ गाय, घोटक घोड़ा, पक्षी पंछी, भ्रमर भौरा, मक्षिका मक्खी। तो ये सारे आप पढ़ लेना। सर्प है, तत्सम शब्द है, इसका क्या होगा? तद्भव सांप। उल्लूक, इसका तद्भव उल्लू। उष्ट ऊंट, कच्छप कछुआ, कीटक कीड़ा, करकट केकड़ा, चटिका चिड़िया। तो ये सारे हैं पशु पक्षी कीट पतंगों से संबंधित। अब आगे देखिए, अब हमें, आप ये सोच रहे होंगे कि तत्सम शब्दों और तद्भव शब्दों में क्या अंतर है, कैसे पहचान करें, तो इसकी पहचान के बारे में आपको मैं बताती हूँ। तत्सम शब्दों की पहचान, संयुक्त अक्षर के योग से बने शब्द, जैसे अक्षर, त्र, ग, श्र जो होते हैं, जिसमें भी आ जाए, ज्यादातर अधिकांश जो होते हैं वो तत्सम शब्द ही होंगे। या फिर संयुक्त अक्षर शब्द, जैसे ये है, इसमें आ गया संयुक्त अक्षर, मयूर में मयूर में तो नहीं आया, इसमें आ गया है, और इसमें आया है, तो ये क्या है? तत्सम शब्द है। इसकी एक पहचान तो ये हो गई। और दूसरी पहचान क्या है? अनुनासिक, यानी चंद्र बिंदु के प्रयोग से बना शब्द तत्सम शब्द नहीं होता कभी भी, ये ध्यान रख लेना। जिसके ऊपर चंद्र बिंदु आए वो तत्सम शब्द में नहीं आता है, ये पहचान हो गई। एक ढ़ के प्रयोग से बना शब्द तत्सम शब्द नहीं होता, ये तीसरी पहचान है। ओके, अब चौथी पहचान क्या है? तो चौथी पहचान, अच्छा इसके जो चंद्र बिंदु वाला बताया ना, तो चंद्र बिंदु वाला जो होता है अनुनासिक बोलते हैं, ठीक है ना। अनुनासिक को तत्सम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? कई शब्दों में अनुस्वार में बदल देते हैं। जैसे पंचम, ये तत्सम शब्द है, और 5 तद्भव है, यानी चंद्र बिंदु वाला जो है उसको अनुस्वार में बदल देंगे, तब वो क्या बन जाएगा? तत्सम शब्द। ओके, चंद्र बिंदु वाले जितने भी होंगे वो तद्भव शब्द होंगे, और अगर उसको तत्सम में बदलना हो तो वो अनुस्वार में होगा, जैसे 5 का पंचम। ओके, अब अगली पहचान देखिए, री का प्रयोग कर बनाया गया शब्द तत्सम शब्द होता है। जैसे ऋषि हो गया, ठीक है ना, कृषक हो गया, ऋषि हो गया, ये सारे हैं तत्सम शब्द। री का प्रयोग जिस शब्द में भी हो वो तत्सम शब्द होता है। और 5वां क्या है? वे शब्द जो बोलने, लिखने व पढ़ने में कठिन लगे वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, है ना। तो जो बोलने, लिखने, पढ़ने में कठिन लगे वे तत्सम शब्द होते हैं। जैसे उष्ट, बोलने में थोड़ा कठिनाई लग रही है ना, ऐसे भगिनी, भ्रातृ, मातृ, पितृ, तो ये सारे जो है, पौत्र, पौत्री, तो ये थोड़े बोलने में हमें कठिनाई लग रही है, तो जो बोलने, लिखने और पढ़ने में कठिन लगे वे भी तत्सम में आते हैं। तो समझ में आ गया तत्सम और तद्भव।
ठीक है। तो अब रिश्ते नातों से संबंधित भगिनी, ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा, बहन या बहन। भ्रातृ, ये हो गया तत्सम भाई, तद्भव। मातृ तत्सम और माता तद्भव होगा। वधु बहू, कुमार कुंवर, पुत्र वधु पोतु, पौत्र पोता, पोत्री पोती। अब अंगों से संबंधित भी देख लीजिए, तत्सम और तद्भव शब्द, ये वाले सारे तत्सम है और ये तद्भव है। अंगुली, उंगली होता है। अच्छी, आंख। ओष्ठ, होठ या ओठ। कर्ण, कान। जिह्वा, जीभ। तो ये आप पढ़ लेना, ये सारे अंगों से संबंधित है। अब तत्सम तद्भव, ये तो पढ़ लिया, उत्पत्ति के आधार पर हमने दो शब्द प्रकार पढ़ लिए हैं, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तो आया समझ में? तो तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द बिना परिवर्तन किए हिंदी भाषा में आए हो वो तत्सम कहलाएंगे, और जो संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी तक आते जाते उनका रूप परिवर्तित हो गया है वो तद्भव कहलाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, उत्पत्ति के आधार पर तीसरा भेद, विदेशी शब्द। वी देशी, देशी मतलब अपने देश के, और वी आगे लग गया उसका मतलब दूसरे देश के। तो समय समय पर अनेक विदेशी भारत के संपर्क में आए, जैसे यहाँ शासन किया हो, चाहे व्यापार करने आए हो, आर्थिक दृष्टि से आए हो, किसी भी इससे आए हो, तो उनकी भाषाओं ने हमारी भारत की भाषाओं को भी बहुत प्रभावित किया, विशेष रूप से हिंदी को। इस प्रकार जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं उन्हें विदेशी भाषा कहते हैं। तो विदेशी भाषा किसे कहते हैं? जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हो उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर अरबी आए, फारसी आए, तुर्की आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, तो सभी आते रहे और अपनी भाषाओं का प्रभाव हमारी हिंदी पर, तो उनको हम हिंदी में प्रयोग करने लग गए। जैसे अरबी भाषा का है अदालत, हम हिंदी में प्रयोग करते हैं अदालत, लेकिन ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। ये कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का है। औरत, तारीख, मुकदमा, ये अरबी भाषा के शब्द है। ऐसे ही फारसी भाषा के शब्द आदमी, चश्मा, चाकू, दुकान। तुर्की भाषा के तोप, लाश, चमचा, तमगा। अंग्रेजी भाषा के तो बहुत है, अपील, कॉलेज, डॉक्टर, कॉपी, फीस, रेल, चार्ज, ये सारे अंग बहुत है अंग्रेजी के जो हिंदी में प्रयोग करते हैं। स्कूल है। तो फ्रांसीसी भाषा के रेस्तरां, कर्फ्यू, बिगुल, पुलिस आदि। तो आगे समझ में ये विदेशी भाषा। अब अगला चौथा प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर देशज शब्द। देशज शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, देश प्लस ज। देश का में जन्म, ज का मतलब होता है जन्म लेना, ठीक है। तो इन दोनों का अर्थ क्या हुआ? देश में जन्म। भारत में लगभग हर राज्य की अपनी एक भाषा है और उन भाषाओं की अपनी बोली और उपबोलियां भी हैं। और जो शब्द अपने देश की भाषा, बोली और बोलचाल की भाषा में हिंदी में आए हो, उनके स्रोत का पता नहीं चला, उन्हें देशज भाषा कहा जाता है। जैसे लोटा, पगड़ी, धोती, खटिया, खिड़की, ये सारे क्या है? देशज शब्द हैं। इनका निर्माण हमारे देश की आम बोलचाल भाषाओं से हुआ है। अब आगे देखिए, पांचवा प्रकार संकर शब्द। इन्हें मिश्रित शब्द भी कहा जाता है। दो विभिन्न स्रोतों के मिश्रण से बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं, या दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। ये डेफिनेशन याद कर लो, ये तो इजी है। दो अलग अलग भाषाओं से बना शब्द क्या कहलाएगा? संकर शब्द, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं खून पसीना, खून जो है फारसी भाषा का शब्द है और पसीना हिंदी है। ऐसे ही छायादार, छाया हिंदी शब्द है और दार फारसी शब्द है, फारसी भाषा का है। ऐसे ही जेल खाना, जेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और खाना फारसी भाषा का शब्द है। तो दो भाषाओं के मेल से बने शब्द क्या कहलाएंगे? संकर शब्द। ऐसे बिग बाजार, बिग अंग्रेजी भाषा का शब्द है, बाजार फारसी भाषा का शब्द है। चाय वाला, चाय चीनी भाषा का शब्द है, वाला हिंदी है। टिकट घर,
टिकट अंग्रेजी भाषा का शब्द है और घर हिंदी भाषा का शब्द है। तो ऐसे ये सारे दो भाषाओं के मेल से बना शब्द है ये। तो इन्हें क्या कहेंगे? संकर भाषा और संकर शब्द। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? इस तरह उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक है, समझ में आए यहाँ तक? तो आगे अभी शब्दों का वर्गीकरण जो है एक ही प्रकार हमने अभी पढ़ा है और हम आगे पढ़ेंगे, आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।